नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों की चर्चा करते हैं, साथ ही उन विषयों की भी चर्चा करते हैं जिन पे के जनता पर व्यापक प्रभाव या जिनके दूरगामी परिणाम माने होते हैं। तो इस संदर्भ में आज चर्चा का विषय हमने लिया है लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के सहनिवास। लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत चर्चा का में है और इसमें हमारे तमाम युवा पीढ़ी के लोग जो हैं वो प्रताड़ित भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और समाज में बड़े हे दृष्टि से देखे भी जा रहे हैं। ये वीडियो मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसको देखे, साथ में महिलाएं और वो महिलाएं जो शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई वो तो इसको अवश्य ही देखें और पढ़ी लिखी सारी महिलाओं को इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ, उनके साथियों से जुड़ा हुआ एक विशेष मुद्दा है। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो चर्चा प्रारंभ करने में शुरुआत में ये जो लिव इन रिलेशनशिप का अभी अप्रैल में एक जजमेंट आया है, जिसमें किरण रावत, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि किरण रावत एक लड़की एक मोहम्मद रिजवान लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी और बाद में उस लड़के ने, परिवार वालों ने विरोध किया तो उस लड़के ने कोर्ट में एक गुहार लगाई कि साहब ये पुलिस को रोका जाए कि ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस मुकदमे के में जो जजमेंट आया है उसकी चर्चा करने से पहले लिव इन रिलेशनशिप शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी पृष्ठभूमि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सन 2000 में लता सिंह एक लड़की, उसने इंटरकास्ट एक लड़के के साथ रहना प्रारंभ कर दिया और उससे आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और रहने लगी। तो उसमें जो है वो सरोजनी नगर थाना लखनऊ में जो है उसके खिलाफ, उनके परिवार वालों ने खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद उनके ऊपर 366 और 368 ये धाराएं उसमें लगाई गई। 366 जो है वो धारा है कि अपहरण कर लेना, फुसला करके ले जाना, विवाह का लालच दे करके फुसलाना, अन्य लालच देना, और 368 है कि कैद में रखना, छुपाना। इस तरीके के इन्होंने बहुत संगीन आरोप हैं ये जो लगाए और उसमें जो है वो पूरा परिवार जेल चला गया। SHO, मैं नहीं जानता कौन SHO थे उस समय सरोजनी नगर थाना लखनऊ में, लेकिन उन्होंने उस समय कानून के अनुसार बहुत बढ़िया कार्य किया था कि उन्होंने क्लोज़र की रिपोर्ट लगाई थी कि इसमें कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि लड़की ने स्वेच्छा से जाना जो है स्वीकार किया था। लेकिन उस समय तक हमारी ना जुडिशरी ना हमारा समाज इसको स्वीकार कर पा रहा था। लेकिन ये जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भान और मार्कंडे काटजू जी ने इस पे जो है अपना निर्णय दिया और इस निर्णय को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ एक अभिशाप है जो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है और अंतर्जातीय विवाह जो है वो हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। ये उन्होंने अपने जजमेंट में डाला। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया उसमें कि किसी भी बालिग लड़की का किसी बालिग लड़के के साथ लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है। ये हमारी संविधान की धारा 19 और 21 के अनुसार कतई जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जो स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, निजता की स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। ये कहते हुए उन्होंने इस केस को ख़त्म कर दिया और FIR वगैरह सारी की सारी ख़त्म कर दी। अब इसके बाद दूसरे केस की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाता हूं और मैं जिन केसेस का जिक्र कर रहा हूं उन केसेस को ऑनलाइन में आप डाउनलोड करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। दूसरा केस था कि खुशबू एंड अदर्स का स्टेट का, ये तमिलनाडु में हुआ था। इसमें खुशबू दक्षिण भारत की जो अभिनेत्री थी, इंडिया टुडे ने सन 2005 में एक सर्वे कराया तो उस सर्वे में उन्होंने कई प्रश्न पूछे कि विवाह से पूर्व संबंधों की क्या मान्यता है, सेक्स की क्या मान्यता है। इस तरीके से उन्होंने कई इस तरीके के जो है वो प्रश्न पूछे जिसमें कि खुशबू जी ने जवाब दिया।
और उन्हीं जवाबों को एक और अखबार था वहाँ का, तमिलनाडु का, धीना थांती, उसने अपने उसमें छापा और अपने एक प्रतिनिधि को भी इनका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा, खुशबू जी का। तो खुशबू जी ने उनके प्रतिनिधि से कहा कि नहीं कहा, क्योंकि ये विषय एक बाद में पुष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि खुशबू जी ने खुद ही जो है उनको एक नोटिस दे दिया था अखबार को कि आपने मेरी बातों को गलत तरीके से छापा है। बहरहाल धीना थांती ने ये छापा कि कितने लोग जो है वो सेक्स को नहीं जानते हैं, कितने लोग एड्स को नहीं जानते हैं, और कितने लोगों ने जो है वो विवाह पूर्व संबंध नहीं बनाए हैं। और इस तरीके से उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी, जिसके विरोध में 23 याचिकाएं खुशबू जी के खिलाफ वहाँ की संगठन पीएमके था, राजनीतिक संगठन, उसने दायर कर दिया, और ये कहते हुए दायर कर दिया कि ये महिलाओं का अपमान है और इसमें विवाह पूर्व संबंध जो है वो, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे जो है पति की दृष्टि में गिरा दिया, समाज की दृष्टि में गिरा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये सब मामले वहीं से चालू हो गए और इनके ऊपर तमाम मानहानि से लेकर के और साहित्य प्रकाशन तक के आरोप लग गए। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी निर्णय दिया कि लिव इन रिलेशनशिप कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं है, और यदि बालिग व्यक्ति अपने स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने जीने का अधिकार चाहते हैं, अपनी तरीके से उनको अधिकार है, तो उस पर भी उन्होंने कोई केस नहीं माना। और साहित्य प्रकाशन तक की बात के लिए उन्होंने ये कहा कि जो साहित्य प्रकाशन का जो आरोप है कि धारा 304 लगती है, तो ये उन पत्रिकाओं के ऊपर लगती थी जो महिलाओं का बड़ा चटकारा लेकर के जो है वो लिखा करते थे, और जिससे कि एक गलत संदेश जाता था और लोग छुप छुप करके उन साहित्य को पढ़ा करते थे। तो ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक इंटरव्यू है और ये एक अभिव्यक्ति दी है उन्होंने कि समाज कहाँ है, कैसा है। और इसमें कुछ लोगों ने जो है वो जो सर्वे आया था इंडिया टुडे का, उसमें करीब करीब 18% या 20% के लोगों ने अपनी सहमति भी दी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने इस पूरे केस को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ भी उन्होंने स्थापित कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप, और इसमें उन्होंने लता सिंह का उदाहरण भी दिया था इस जजमेंट को देते समय। और जो उदाहरण दिया था लता सिंह का, उसके साथ साथ उन्होंने उसमें ये सारी बातें जो थी कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, बालिग व्यक्ति यदि साथ साथ रहना चाहता है तो अपराध नहीं है, इसकी पुष्टि कर दी थी। तो जो पुलिस वाले पहले जो है बंद कर दिया करते थे लड़के लड़की को साथ देख करके और तमाम तरीके की प्रताड़ना दिया करते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया। कानून की में जब इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कानून ने, तो ये धीरे धीरे बंद हो गया। समाज ने अभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। और तीसरा जो जजमेंट इसमें आया, जिसका जो जजमेंट के बारे में मैं सारे अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि इंदिरा शर्मा वर्सेस वी.के.बी. शर्मा 2013 में आया ये जजमेंट। और इस जजमेंट को लगभग हर महिला, पढ़ी लिखी महिला को, शिक्षक महिला को हमारे ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को, आज के युवा बच्चों को इसको पढ़ करके वो जो समझें, इसके सकारात्मक चीज़ों को वो ज़रूर बताना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है कि उनसे कि वो इस जजमेंट को ज़रूर डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन सारे जजमेंट जो मैं नाम ले रहा हूँ वो सारे जजमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ, और उन जजमेंटों को वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और पढ़ करके उसमें अपने निष्कर्ष निकाल करके और उसकी चर्चा वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो कि उनके लिए हित में ही रहेगा। जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसकी वो चर्चा कर सकते हैं, नकारात्मक की ना करें तो भी ठीक है। तो ये जो इंदिरा शर्मा वाला था केस था, वो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति शादीशुदा एक जगह पे नौकरी कर रहा था, वहीं पर एक अविवाहित महिला नौकरी कर रही थी। अब दोनों में प्यार हो जाता है और उसमें महिला जो है वो फिर उस विवाहित पुरुष के साथ लव इन रिलेशन में रहने लगती है, और वो 14 वर्ष तक लगभग साथ रही। और उसके बाद चूँकि दबाव परिवार का हर जगह पड़ता है, उनके इस महिला मित्र का भी विरोध हुआ था और परिवार ने विरोध किया था, पत्नी ने विरोध किया था, लेकिन इसके बाद भी वो चलाते रहे इसको, लिव इन रिलेशनशिप को।
लेकिन 14 साल के बाद वो वापस आए फिर धीरे से। अब जो व्यापार वगैरह उन्होंने अपनी इस महिला मित्र के साथ प्रारंभ किया था वो सब उन्होंने वापस ले लिया, अपने लड़के के साथ, अपने परिवार के साथ वो वापस आकर के रहने लगे। तो इस तरीके से जो लिव इन रिलेशन में जो महिला मित्र उनकी रह रही थी वो एक तरीके से उजाड़ हो गई, उसको उन्होंने अबंडन छोड़ दिया। इससे दुखी होकर के उस महिला ने कोर्ट की शरण ली। तो नीचे वाली कोर्टों ने तो जो है उसके पक्ष में निर्णय दिया। पहले वाले ने कहा कि नहीं 23,000, और जब दोबारा इन्होंने रिट दायर की तो उन्होंने 18,000 ला करके कह दिया, और बाकी कुछ तमाम सारी सुविधाएं घर के रहने की और ये सब दे दी। तो ये जो दी, इसमें भी मैं आपका ध्यान दिला दूं कि 2005 में सरकार ने एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निकाला था। उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में की धारा 2 में पूरा दिया गया है कि किस तरीके को परिवार माना जाएगा। तो उसमें उन्होंने कई बिंदु दिए हैं कि यदि रक्त संबंध के साथ रह रहे हों, यदि परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हों, यदि विवाह करके रह रहे हों, यदि गोद लिए हुए के साथ रह रहे हों, या विवाह की तरह रह रहे हों, अनलाइक मैरिज, मतलब ये एक उन्होंने शब्द डाल दिया। और इसी को उन्होंने आधार बनाया कोर्ट ने भी, कि यदि कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह रहा है और विवाह की तरह रह रहा है तो उसको जो है विवाहित ही माना जाएगा, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसको उसका लाभ मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में चूँकि विवाह की तरह रहने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने शामिल किया सरकार ने, तो लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं लोग उनको भी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रतिवाद करने का लाभ मिलेगा। और इसी आधार पर अब बहुत सारे निर्णय भी कोर्टों ने दिए हैं। लेकिन अब उसमें उन्होंने कई शर्तें भी लगा दी कि नहीं साहब, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये तभी जो विवाह की तरह माना जाएगा कि जब दो व्यक्ति लिव इन में रहने वाले एक ही मकान में रह रहे हों, साझा करके रह रहे हों, उनके संबंध जो हैं वो पति पत्नी की तरह दिखने वाले प्रतीत होने चाहिए। अपने इष्ट मित्रों में भी वो जो है एक विवाहित जोड़े की तरह जाने चाहिए। भले उनका विवाह ना हुआ हो, लेकिन वो विवाहित जोड़े की तरह जो है वो माने जाने चाहिए। उनके बैंक अकाउंट ज्वाइंट होने चाहिए। इस तरीके की उन्होंने तमाम चीज़ों को लगाया कि तब उनको ये माना जाएगा, और एक पर्याप्त समय में वो साथ साथ रह रहे हों। तो पर्याप्त समय का भी उन्होंने एक सीमा लगाई। तो ये 14 वर्ष तक के लिए रह रहे थे, इसलिए नीचे वाली कोर्टों ने ये सारे की सारे चीज़ों को मानते हुए उनको उनके पक्ष में जो है वो महिला मित्र जो थी उनके पक्ष में ये निर्णय दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, मैं मानता हूँ कि इनके साथ जो है वो प्रताड़ना हुई है, इनके साथ क्रूरता हुई है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये पूरी चीज़ें जो हैं वो पूरी करती हैं। लेकिन यदि हम इनके पक्ष में कोई निर्णय देते हैं तो वो जो वैध महिला है, विवाहित महिला है, उसके प्रति अन्याय होगा, उस परिवार के प्रति अन्याय होगा। और इन्होंने ये जानते हुए भी कि ये विवाहित है, इनके साथ रहना पसंद किया, तो इनको पहले से ही सब सोच विचार लेना चाहिए था कि इसमें क्या प्रो और क्या कॉन्स है, इसमें कौन सी चीज़ें सकारात्मक हैं और कौन सी चीज़ें नकारात्मक है। और ये कहते हुए उन्होंने अपने पुराने जितने भी निर्णय थे नीचे वाले सबको निरस्त कर दिया और कहा कि हम नहीं, इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये गलत है। और हम वैवाहिक संस्था को की कीमत पर हम लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं देंगे। इससे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जो विवाहिक की संस्था है, पवित्र संस्था है, उसको नुकसान होता है। ये जो जजमेंट उन्होंने दिया ये एक मील का पत्थर है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जजमेंट को पूरा निकाल कर सारी महिलाओं को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुछ समय निकाल लें और इसको ध्यान से पढ़ें। इसके अतिरिक्त भी एक एडल्ट्री का केस था, वो जोसेफ साइन। अब आपको मैं इस एडल्ट्री के केस के बारे में भी बता दूं कि जोसेफ साइन जो थे
वो इटली के में रह रहे थे, भारत की नागरिकता उन्होंने ले रखी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा दायर किया। 497 एक धारा हुआ करती थी आईपीसी की, उसमें ये था कि यदि महिला जो है वो किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो उसको पति की इच्छा से माना जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ये लेकिन यदि पुरुष बनाता है संबंध तो वो अपराध माना जाएगा और उसको सज़ा होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब ये पुरुषों के साथ भेदभाव पूर्ण जो है वो धारा है और इसको ख़त्म किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि नहीं, संविधान में की धारा 14 से लेकर के और 21 तक सब बराबरी का अधिकार देती है। संविधान की जो है 14 की, 15 की, 19 की और 21 की जो धाराएं हैं, ये सबको बराबरी से स्वतंत्रता और स्वच्छंदता सब कुछ प्रदान करती हैं। तो इसमें भेदभाव हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसको संविधान के विरुद्ध माना और इस धारा को ही ख़त्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस धारा को ही ख़त्म कर दिया बिल्कुल भी। हालांकि अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के बारे में एक स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा इस धारा को ख़त्म करने का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना नहीं था, लेकिन चूंकि ये स्वतंत्रता के अधिकारों को भी छीनता है इसलिए हमने इसको ख़त्म किया था। और ये भेदभावपूर्ण था, महिला और पुरुषों में भेद करता था, इसलिए हमने इस धारा को ख़त्म किया है। साथ ही उन्होंने जो कोर्ट में केंद्र सरकार की भी एक अपील लगी थी कि हमारी सेना में या और बहुत से ऐसे हमारे विभाग हैं जहां पर कि इसको डिपार्टमेंटल एक्शन जो है लिया जाता है कि यदि आपने किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए हैं तो आपके चरित्र को ख़राब माना जाता है। तो उसकी स्थिति में चूँकि आपने इस धारा को ही ख़त्म कर दिया है तो इस पर क्या होगा। तो इसी पे स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी भी एक सामाजिक बुराई मानी जाएगी, भले इसको कानून की दृष्टि से हमने ख़त्म कर दिया हो, लेकिन आप इसको डिपार्टमेंटल एक्शन वगैरह में ले सकते हैं। और ये कह करके उन्होंने इस धारा का निपटारा कर दिया। तो अब ये भी लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कानूनी रूप से पुरुष यदि दूसरी महिला के साथ संबंध भी बनाता है तो वो अपराध नहीं रह गया। और पहले जो था, जो डर था समाज के अंदर कि 366 और 368 अपहरण करना और उकसाना और अपहरण कर करके ले जाना, शादी के लिए दबाव डालना, ये जो धाराएं पुलिस वाले इस्तेमाल किया करते थे वो भी उन्होंने उससे ख़त्म कर दी कि नहीं साहब, लड़की यदि बालिग है और वो स्वेच्छा से गई है तो ये सब कोई धाराएं नहीं लगेंगी, क्योंकि धारा 19 और 21 का उन्होंने कोर्ट ने जो है वो स्पष्टीकरण दे दिया। तो लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके से कोर्ट के जो केस टू केस जो जजमेंट होते हैं कि जिसमें जो प्रताड़ित थे लोग उनको बचाने के लिए दिया गया था। और इसी संदर्भ में अब जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे हाई कोर्ट के निर्णय की, किरण रावत की और रिजवान जी की। अब इस केस को समझ लीजिए कि ये केस अभी अप्रैल में जो है अपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने दिया है, और ये बेंच है जस्टिस संगीता चंद्रा और नरेंद्र कुमार जौहरी की। ये भी बहुत सुंदर एक उन्होंने निर्णय दिया है, इसको भी पढ़ने लायक है, इसको भी पढ़ना चाहिए लोगों को। और इस पर उन्होंने तो बहुत बढ़िया बात कही है कि शरिया लॉ में मुसलमानों को शादी से पूर्व यदि वो संबंध, शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 100 करोड़ की सज़ा जो है वो लड़का लड़की दोनों को है। और शादी में रहते हुए यदि वो अवैध संबंध बनाते हैं तो उनको मृत्यु तक ईंटा फेंक करके मारने की सज़ा है। और ये कहते हुए उन्होंने जो है इस केस को निरस्त किया। हालांकि उन्होंने माना कि ये स्वच्छंदता जो है, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और बराबरी और ये सब जो है अधिकार वो मिले हैं, और उन्होंने लगभग सारे केसेस का जिक्र भी किया है। लेकिन साथ में उन्होंने जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें उनके वकीलों ने उदाहरण दिया था कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है शर्मा जी वाले केस के मामले में, इंदिरा शर्मा वाले केस के मामले में, लता शर्मा वाले केस के में ये इन्होंने कहा है, इसको भी जो है वो नहीं माना उन्होंने। और उसका स्पष्टीकरण उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने अपने निर्णय में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कभी भी किसी भी समय वैवाहिक संस्थाओं के मूल्य पर लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देना नहीं। और ये उन्होंने जो भी केसेस गए हैं अभी तक,
वो इस आधार पर कि उनका प्रताड़ना ना हो, उनके परिवार द्वारा उनको प्रताड़ित ना किया जाए, इसको ध्यान में रख करके और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक सीमा तक, मर्यादा तो है, इसकी स्वतंत्रता की भी मर्यादा है, वहाँ तक ही किया है। और इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकते कि साहब इसको हम ब्लैंकेट ले लें। और ये कहते हुए उन्होंने इसको खारिज किया, इस निर्णय को, और कहा कि नहीं, हम पुलिस को नहीं रोक सकते, उसको जो कार्रवाई करनी है करेगी, क्योंकि इसमें लड़की की तरफ से लोगों ने वही धाराएं लगाई हैं, अपहरण की 366 और 368 और भी जो है वो धाराएं लगाई हैं। तो वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब, हम इसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो अब लिव इन रिलेशनशिप बच्चे अभी जान ही नहीं रहे हैं कि क्या क्या है। तो इसमें जो है कई चीज़ें निकल के आई। केरल हाई कोर्ट ने एक महिला को मना कर दिया कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो 468 ये धारा लगती है, जब दहेज, क्रूरता की, प्रताड़ना की, दहेज की, ये जब पति जो है अपनी पत्नी के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार करता है तो उसके ऊपर ये धाराएं लगती हैं। तो उन्होंने कहा साहब, लिव इन रिलेशन में ये धाराएं बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, किसी भी तरीके से ये नहीं लगेंगी। और एक केस और हुआ है दिल्ली में, जिसमें कि स्वर्णलता शर्मा जो जस्टिस हैं, उन्होंने भी अभी निर्णय दिया है कि उसमें जो है पता ही नहीं लगा कि दोनों, एक शादीशुदा महिला जी थी, उसका तलाक का मुकदमा चल रहा था, वो लिव इन में रहने चली गई एक लड़के के साथ, जिसने उससे कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है। बाद में मालूम पड़ा कि उसकी शादी हो चुकी थी पहले उसकी, और वो इनके साथ वैसे रह रहा था। तो इन्होंने बाद में जो है उससे क्रूरता का और बलात्कार का और ये सब मामले लगाए। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये कोई भी मामले नहीं चलेंगे इस तरीके से। आप जानबूझ करके, जानते बूझते आप रहने के लिए गए थे, आपने भले एग्रीमेंट कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन हम इसको जो है नहीं मानते, क्योंकि ये विवाह के लिए ही उपलब्ध है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उन्होंने नहीं माना इसको। तो अब ये बड़ा विकट प्रश्न है हमारे बच्चों के लिए कि वो बिना सोचे समझे जो है वो चले जा रहे हैं आज की तारीख में कि स्वतंत्रता के आड़ में, उन्माद में, घर से, परिवार से विद्रोह करके जो है वो जा रहे हैं। लेकिन उनको ये सब कानून भी जानने चाहिए कि कानून उनका कहाँ तक साथ दे रहा है। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को जो मेरी समझ में अभी तक इस पूरे 6-7 जजमेंटें जो आए हैं, उनको देख करके ये लगी कि पहला तो इनको समाज स्वीकार नहीं करता, ना तो लड़की के परिवार वाले के साथ खड़े होते हैं, ना लड़के के परिवार वाले साथ खड़े होते हैं। दूसरा जो है कि इसमें तलाक का कोई भी मामला नहीं आता, चूँकि लिव इन रिलेशनशिप में आप गए हैं और जब तक आप एक पर्याप्त सीमा तक आप नहीं रह लेंगे, और वो पर्याप्त सीमा अभी तक खोली नहीं है, तो हो सकता है, चूँकि एक 14 वर्ष का आया है, तो मान लीजिए 5 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष जब तक खुलेगी नहीं, इसके ऊपर कोई नियम नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता इस पे। और तीसरा जो इसमें है कि बंटवारा कैसे होगा। अगर मान लीजिए संपत्ति है, आपने संपत्ति कोई खड़ी कर ली दोनों ने मिल करके, तो इनका बंटवारा कैसे होगा, इनको इनहेरिटेंस का जो है वो लाभ कैसे मिलेगा। और सबसे मुश्किल काम है कि यदि आपस में कोई झंझट हो गया तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे साथ प्रताड़ना हुई, हमारे साथ ये हुआ। बहुत कठिन तरीके से जो है आप इसको प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वेच्छा से गए हैं, परिवार के विरोध के बाद गए हैं, परिवार तो कोई नहीं चाह रहा। और अगर आपको जाना भी है तो आपके पास रास्ते हैं कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, पार्शियन मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट है, यदि अंतर्जातीय विवाह है तो आप इसके थ्रू विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना विवाह के आप साथ रह रहे हैं तो आपने बहुत सोच समझ करके और बालिग हैं। तो अगर एक तरफ वो कोर्ट कह रही है कि आपको स्वतंत्रता है, तो दूसरी तरफ यहाँ आपका नुकसान भी है कि वो फिर ये मानने को तैयार नहीं है कोर्ट कि नहीं साहब, बिना सोचे विचारे आपने जो है ये कदम उठाया होगा। तो बहुत ही सोच करके, समझ करके ये लिव इन रिलेशनशिप में कदम रखना चाहिए हमारे बच्चों को। और मैं तो ये कहूँगा कि परिवार उनके भले के लिए ही चाहता है। हमारे जो माता पिता होते हैं वो सबसे बड़े मित्र होते हैं, इनसे बड़ा मित्र कोई आज की दुनिया में नहीं है। तो बिना उनके सलाह के और उनको नाराज़ किए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी, एक एडवोकेट ममता रानी जी ने एक अपील दायर की थी, रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में अभी महीना भर पहले, उसको भी जो है वो उन्होंने डिक्लाइन किया है। ममता रानी जी ने सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया था कि जितने भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केंद्र सरकार से कहा जाए।
तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको बड़ा करारा जवाब दिया कि आप इसको रोकना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कि आप इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ये जो है वो हेयर ब्रेंड है। हेयर ब्रेंड के कई उच्छृंखल है, चंचल है, बिना सोचे विचारे है, आप जो भी इसके अर्थ लगाना चाहें वो लगा लें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये समाज का और सरकार का बीच का मामला है। जब समाज से इस तरीके की कोई सहमति की बात उठेगी तब सरकार अपने आप करेगी, हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये सारे मामले अभी तक के जो थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। नेट में हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैंने जो गिने चुने मुख्य थे वो थे। और इसमें इंदिरा शर्मा वाला मामला जो है वो लगभग हर महिला को पढ़ना चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वो इसको डाउनलोड कर लें गूगल से और इसको पढ़ें। ये उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा वीडियो ये कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी आलोचना भी कीजिएगा। यदि और किसी विषय पर आप मेरा वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा भी। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।